तो आज हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आप लोग क्लास 8th में भी एक बार आप लोगों ने इसको पढ़ा है, लेकिन फिर भी इस बार एक बार हम लोग और इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पहले ही बन गया कि नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो क्या है? सेल। ठीक है, सेल इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए आप लोग। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा, सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? इट इज़ कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज एज ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस एट द सेलुलर लेवल। सारे ही फंक्शंस बॉडी के सेलुलर लेवल पे होते हैं। जब हर एक सेल अच्छे से काम करेगा तभी बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली काम कर पाएगा, पूरा बॉडी। ठीक है, इसीलिए इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डिस्कवरी ऑफ सेल देख लीजिए। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सभी को पता है, आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। न्यूक्लियस जो है, सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस होता है बीच में, दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट हुक सेल को डिस्कवर किए थे और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, सेल थ्योरी अभी आप में बहुत ज़्यादा नहीं दी हुई है। सेल थ्योरी में आपको बस इतना समझ लेना है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट है सेल थ्योरी का, सेल जो है, सेल ही फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। और सारे न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अपने आप नहीं उत्पन्न हो जाते हैं कहीं पे भी। ठीक है, सारे ही न्यू सेल्स जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही उत्पन्न होते हैं, मतलब बनते हैं। ठीक है, कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर कहीं पे भी कोई बैक्टीरिया बन रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी बन रहा है, तो ज़रूर वहाँ पे कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, तभी वो बन रहा है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अब नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बना हो, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारा काम, चाहे रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सारा काम सिंगल एक सेल से होता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। इसमें सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स निर्धारित होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए दूसरे सेल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूसरे सेल्स हैं, रेस्पिरेशन के लिए दूसरे सेल्स हैं। तो इसमें काम डिवाइड है। यूनिसेलुलर सेल में एक ही सेल सारे काम करता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर सेल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सभी हैं। ठीक है, अब शेप एंड साइज ऑफ सेल। सेल वेरी इन शेप एंड साइज। सेल की शेप और साइज दोनों बहुत वेरी करती है। सेल ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्पिंडल भी हो सकता है। ठीक है, टोटली इरेगुलर भी हो सकता है, बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। तो सेल का साइज और शेप बहुत वेरी करता है। सेल is of cell size is of varies in different organism. Most of the cell are microscopic. ज़्यादातर सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखेंगे। लाइक रेड ब्लड सेल्स, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। वाइल सम सेल्स आर फेयरली लार्ज लाइक नर्व सेल, जबकि कुछ सेल्स बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी बहुत अच्छे से दिख जाते हैं, जैसे कि नर्व सेल बड़े होते हैं। ठीक है, तो कुछ सेल्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ सेल्स बहुत बड़े हैं। टाइप ऑफ सेल्स देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और मेन जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, वो यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव, मतलब पहले पाए जाने वाले सेल्स हैं। इनकम्प्लीट सेल्स, कंप्लीट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और जो भी प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है,
यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं आपका, ये एडवांस सेल्स होते हैं, कंप्लीट सेल्स होते हैं और इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, दोनों इंक्लूड कर सकते हैं, यूनिसेलर भी मल्टीसेलर भी, जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्या है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, सारा डिफरेंस आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। साइज जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की वो जनरली 1 to 10 mm होती है, जबकि इसकी साइज 5 to 100 mm होती है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में, लेकिन एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन एंड बडिंग, इसमें सेल डिवीजन फिजन या बडिंग से होता है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन टेक्स बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल इज जनरली कंपोज्ड ऑफ बेसिक 2 कंपोनेंट्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। देखिए कुछ कंपोनेंट से सेल बना होता है, वो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये कुछ जो मेजर कंपोनेंट्स हैं सेल के ये हैं। ठीक है, अब हम लोग मेजर कंपोनेंट्स पूरे सेल के पढ़ेंगे, क्या क्या हैं मेजर कंपोनेंट्स सेल के। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कवरिंग है सेल की जो कि सेपरेट के अंदर की चीज़ों को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। इट इज़ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सेल की लिविंग पार्ट है और प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। इट इज़ थिन, डेलिकेट, इलास्टिक, सेलेक्टिवली परमिएबल। थिन होता है, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मेन है किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या कंपोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो लिपिड और प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये अलाउ करता है कुछ लिमिटेड सब्सटेंस सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए, जो जिसकी की सेल को ज़रूरत होती है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, दोनों में पाया जाता है। ये सेल वॉल। चलिए सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया, सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल इज नॉन लिविंग, थिक, फ्रीली परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, फ्रीली परमिएबल मतलब सब कुछ आने जाने देता है अपने आर पार, और जो कि सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल किससे बना होता है स्टूडेंट्स, सेलुलोज से। ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं, इट डिटरमाइंस शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट, इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन और ड्राइनेस ऑफ द सेल, सेल ड्राई ना हो जाए, मर ना जाए, इससे इसको प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, न्यूक्लियस देख लीजिए। न्यूक्लियस आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस इज डेंस स्फेरिकल, spherical organelle. Nucleus is bounded by 2 membrane, both forming nuclear envelope. 2 मेम्ब्रेन से ये बाउंड होता है और जो कि न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर। पोर्स होते हैं उस मेम्ब्रेन में जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, फ्लूइड न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, यहाँ बीच बीच में पोर्स हैं जिससे अंदर बाहर इसके सब्सटेंसेस जाएंगे न्यूक्लियस से, और जो फ्लूइड है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स विच आर सेंटर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, तो में जीन्स होता है जिससे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस कंट्रोल और द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है उसको ब्रेन माना जाता है सेल का, और ये सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती है सेल की। ठीक है, इट रेगुलेट सेल साइकिल, सेल साइकिल को भी रेगुलेट करती है।
न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टोर हाउस है। इट इज़ कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसी में, क्योंकि जीन्स इसी में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम इसी में प्रेजेंट है, तो इसी को माना जाता है कि ट्रांसमिशन जो होता है ट्रेड्स का वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में न्यूक्लियस से ही होता है। चलिए साइटोप्लाज्म देख लीजिए। इट इज़ जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक होता है, विस्कस होता है, कलरलेस सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल्स। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये हाँ ये पढ़ना आपको। वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स इसमें होते हैं, ठीक है, और अदर इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, और स्टार्च और ग्लाइकोजन को भी ये स्टोर करता है, ठीक है। वो सेल ऑर्गेनिल्स भी हम लोग देखेंगे बाद में। अभी देखिए फंक्शंस क्या है साइटोप्लाज्म का, देख लीजिए। फंक्शंस, प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, स्टोर हाउस है बहुत सारे केमिकल्स का, जैसे कि अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर। इट इज़ द साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसी पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है इसी के अंदर, जैसे ग्लाइकोसिस, फैटी एसिड का सिंथेसिस, ये सब इसी के अंदर होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बारी बारी से सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी के सेल ऑर्गेनिल्स।